जो डॉक्टर उमर हैं वो यूके में पिछले 7 साल से रह रहे हैं। मैं अपने और अपने कोलीग्स के जनरली एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं, जो बहुत लकीली होते हैं, वो फर्स्ट ईयर में एक साल की एफर्ट के बाद स्कॉलरशिप ले लेते हैं। जो लोग लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी करते रहते हैं एफर्ट्स, तो वो फाइनली एट एंड ऑफ डे वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आपने काफ़ी वीडियोस में बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्या है, ये वीज़ा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए थी। और मैंने प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी ब्रिंगिंग एन इंटरव्यू वीडियो जहाँ पे हम एक ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे जो जिनके पास खुद ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है और जो यूके में रह रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी हैव अ गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद उमर, सो प्लीज़ वेलकम। थैंक यू। और जो डॉक्टर उमर हैं वो यूके में पिछले 7 साल से रह रहे हैं और इन्होंने यूके में अपनी पढ़ाई भी करी है, इनकी पीएचडी भी यूके से ही है। और इस समय करेंटली ये एप्लीकेशन साइंटिस्ट के तौर पे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो उमर, स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक ब्रीफ इंट्रो अपनी जर्नी के बारे में, जैसा कि आप पाकिस्तान से हैं, फिर आप यूके आए, आपने अपनी पढ़ाई करी, नौकरी करी, तो उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो अगर हमारी ऑडियंस को बताएं तो काफ़ी अच्छा होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और बेसिकली मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में फ्रॉम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से उधर से की हैं। और उसके बाद मैं स्कॉलरशिप ढूंढने की कोशिश कर रहा था और लकीली मेरा स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में हुआ। फिर मैं यहाँ पीएचडी इन मटेरियल साइंसेस के लिए आया और मैंने तकरीबन 4 साल के अंदर अपनी ये डिग्री कंप्लीट की। तो ये आपकी जो स्कॉलरशिप थी सर, ये यहाँ पे यूके यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की फंडेड स्कॉलरशिप थी? नहीं, एक्चुअली ये स्कॉलरशिप मैंने पाकिस्तान से हासिल की थी क्योंकि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की फंडेड स्कॉलरशिप थी। और उस समय मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था, तो ये फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप आया था और मैंने अप्लाई किया। मेरे पास एडमिशन ऑफर लेटर था ऑस्ट्रेलिया आरएमआईटी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से था। लेकिन क्योंकि ये स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट थी कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो है ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में ही आऊँगा। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो मतलब ये आपको, जैसे मैं हर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप हमेशा कोशिश करिए एक टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि अगर आपके पास टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है तो आपके पास मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप्स होती हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। ओके उमर, सो फिर ये आपने अपनी पीएचडी करने के बाद देन यू स्टार्टेड वर्किंग हियर एज एन एप्लीकेशन साइंटिस्ट। तो आप कुछ बताएंगे ये एप्लीकेशन साइंटिस्ट क्या होते हैं, किस पे काम करते हैं ये? जी, मैं असल में आपको इससे पहले एक स्टार्ट से बताना चाहता हूँ कि मैंने डिग्री, अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने एज अ मटेरियल साइंटिस्ट जॉब स्टार्ट की थी ग्राफीन इंजीनियरिंग इनोवेशन सेंटर में। तो वहाँ पे एक इनोवेट यूके फंडेड प्रोजेक्ट था, तो वहाँ मैंने एज अ मटेरियल साइंटिस्ट जॉब स्टार्ट की। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एज अ सीनियर मटेरियल साइंटिस्ट और तकरीबन एक डेढ़ साल जॉब करने के बाद उधर जो हमारी 2 लैब्स थी उसका मुझे एडिशनल चार्ज एज अ लैब मैनेजर मिल गया था। तो मैंने तकरीबन 3 साल डिफरेंट रोल्स में जॉब की और फिर उसके बाद मैंने उसकी बेस पे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई किया क्योंकि मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो रही थी, जो कि मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर एक अपॉर्चुनिटी एज एप्लीकेशन साइंटिस्ट हेनरी रॉयस इंस्टीट्यूट में आई और उस और अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल किया और अभी तकरीबन लास्ट 6 मंथ से मैं एज एप्लीकेशन साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। ओके, सो अब चूंकि आपने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का नाम लिया और जिस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के इंटरव्यू की वीडियो के लिए हम ये बना भी रहे हैं, तो बेसिक अगर आप हमें एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लोबल टैलेंट वीज़ा एंड व्हाई लाइक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ वीज़ा। लाइक अगर आपको किसी को यूके में नौकरी करनी है तो एक जो स्किल्ड वीज़ा होता है ये इससे अलग कैसे है और व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, अगर आप बता सकें तो। So for me, global talent visa is a sort of prestigious visa for outsiders or like international or overseas want to work in the UK, and and only PhDs can apply for this type of visa. तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये है कि आपने पीएचडी किया हुआ हो और बाद आपने उसके लिए किसी एमिनेंट पर्सन से रेफरेंस लेटर लेना है।
और आपने एक अपनी अच्छी सी सीवी प्रोफाइल बनानी है, उसके लिए मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा। उसके अलावा आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें आपने अपना पूरा जर्नी डिफाइन करना है और उसमें एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे यूके को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फर्दर आप आइंदा सालों में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके तो ये तो मान लीजिए हो गया कि अगर आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में अप्लाई करना है तो ये है, इस टाइम बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब हम ये जानना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से इस बच्चे भी जो वीडियोस देख रहे हैं जानना चाह रहे होंगे कि एक्चुअली ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा बेहतर क्यों है, अलग जो हमारे स्किल्ड वीज़ा होते हैं उनसे क्यों बेहतर है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम लोग नौकरी करने आते हैं स्किल्ड वीज़ा पे आते हैं, बट वाई ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, अगर आप ये बता सकें तो। जी, तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती है। आप नॉर्मली आपने अगर किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन के पास काम करना हो तो वो आपको स्पॉन्सर करते हैं और आपको एक कैश लेटर इशू करते हैं जो कि आपने वीज़ा एप्लीकेशंस के साथ अटैच करना होता है। लेकिन ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में आप किसी भी समय किसी भी टाइम आप किसी भी कंपनी और किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जॉब कर सकते हैं और आप आपके पास अगर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है तो आप मल्टीपल जॉब्स भी एट अ टाइम कर सकते हैं। नॉर्मली स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आपको सिर्फ उसी के पास काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है। तो ये सबसे एक मेन एडवांटेज है। उसके अलावा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सिर्फ एज अ स्पोर्ट्समैन और एज अ स्पोर्ट्स कोच ये सिर्फ एक लिमिटेशन है, आप जॉब नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप सारे हर तरह का बिजनेस और जॉब कर सकते हैं। इसमें क्या कोई टाइम लिमिट भी होती है कि ये वीज़ा इतने देर के लिए वैलिड होता है, इतने टाइम पीरियड के लिए, या अनलिमिटेड टाइम होते हैं? ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आपका 1 साल से लेके 5 साल तक मैक्सिमम आप एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट टाइम जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कितना वीज़ा लेना चाहते हैं। तो उसके बाद डिपेंड ऑन आपका स्टडी ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी क्या कौन सा है, आप 3 साल या 5 साल के बाद ILR के लिए भी अप्लाई इसमें मैं आना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं कि सर अगर यूके में हम नौकरी करने आ रहे हैं तो हमें कितने साल बाद ILR मिलता है। मेरे ख्याल से स्किल्ड वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो 5 साल के बाद ILR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में सुना है कम टाइम होता है, वो क्या होता है? जी बिल्कुल, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा स्पेशली आप अगर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एरिया से हैं, जो कि मेरा फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो आप 3 साल के बाद इस रूट पे आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी एक एडवांटेज है जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आपको नॉर्मली 5 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं। ओके तो मतलब आई थिंक ये बेस्ट सबसे, अगर आपको सबसे क्विकेस्ट और कम समय में आपको ILR अगर लेना है यूके का तो आई थिंक ग्लोबल टैलेंट वीज़ा जी बिल्कुल, जो ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल टैलेंट पे आएँ और वो इस वीज़ा की फ्लेक्सिबिलिटी और इसमें जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो आप उसकी बेस पे आप गवर्नमेंट से फंडिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इनोवेट यूके इधर की एक फंडिंग बॉडी है। आपके पास अगर अच्छे आइडियाज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो आप डेफिनेटली उन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के थ्रू जो प्रपोजल्स देते हैं, रिसर्च प्रपोजल्स, तो कितने चांसेस होते हैं उनके एक्सेप्टेंस होने के? क्या ये बहुत ज़्यादा चांस होता है एक्सेप्ट होने का ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे, या डिफिकल्ट, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है ये? अगर आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना केस और अपनी प्रोफाइल अच्छे से बना के और उसे प्रेजेंट आप कैसे करते हैं ये बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप डेफिनेटली एज सून एज PhD कंप्लीट करते हैं तो आप मीट कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपना केस कैसे प्रेजेंट करते हैं ये बड़ा एक मैटर करता है। और उसके लिए आपको उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिकली वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप यूके को कैसे कंट्रीब्यूट करते रहे हैं और आइंदा आप में क्या पोटेंशियल ऐसा है कि आप फर्दर यूके की इकोनॉमिक और साइंटिफिक ग्रोथ दोनों में आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे।
तो इसके लिए आपको अपना रिसर्च प्रोफाइल, आपको अपनी अगर आप जॉब करते रहे हैं तो आपने जॉब रोल्स में क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभाई हैं, और उन पे आप फर्दर कैसे, आपके पास क्या प्लान्स हैं कि आप उन पे बिल्डअप करते हुए उनको कैसे आप यूके की ग्रोथ में यूटिलाइज करेंगे। तो डॉक्टर उमर, इसी में हम आते हैं। तो अब आप अगर हमें स्टेप बाय स्टेप ये बता सकें तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। मान लीजिए हमारी पीएचडी कंप्लीट हो गई है, जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ग्लोबल टाइम वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और क्या इसमें कोई चैलेंजेस हैं जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं जिसको पूरा करने में बच्चों को दिक्कतें आ सकती हैं? जी तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता सकें तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जी तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आपके पास प्रोसेस होता है कि आप डिग्री लेने के लिए आप अपना थीसिस सबमिट करते हैं और फिर वाइवा आपका होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस वाइवा और आपकी फाइनल सबमिशन के बाद आपके पास डिग्री आ चुकी हो, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने अपनी सीवी को प्रिपेयर करना है, जिसमें आपने अपना रिसर्च प्रोफाइल रिकॉर्ड, इवन हम लोग ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान से अपने वॉलंटियर वर्क्स को इतना फोकस नहीं करते हैं। अगर आपने कहीं वॉलंटियरली कोई टीचिंग की है, कोई और ऐसा काम जो कि एजुकेशन साइंटिफिक ग्रोथ में आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है, आपने उसे भी हाईलाइट करना है। और उसके अलावा आपने सीवी अच्छी तरह प्रिपेयर करने के अलावा उसके बाद आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि आपने कहाँ से आपने बैचलर्स और मास्टर डिग्रीज की, उसमें आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए, फिर आप पीएचडी के लिए कैसे हैं, अगर फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं तो आपने उसके लिए किस तरह स्ट्रगल की और कैसे आपने वो फंडिंग विन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें। और फिर उसके बाद आप अपने पीएचडी केस को डिफाइन करते हैं कि आपने पीएचडी में कैसे वर्क किया, किन टॉपिक्स पे आपने काम किया, कौन सी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स या मेथड्स जो आपने यूज़ किए, आप उन्हें डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हैं। और ये आप पर्सनल स्टेटमेंट नॉर्मली 3 पेजेस की लिखते हैं, ताकि आप अपना केस अच्छी तरह बना सकें। उसके साथ, क्योंकि आपको जब आप यूके यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे होते हैं तो आपके पास टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप उन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो उनमें आप बताते हैं आपने कैसे क्या क्या टीचिंग, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए हैं। उसके अलावा आपने कौन सी इंटर्नशिप जो आपके प्रैक्टिकल काम को हाईलाइट करती हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करनी होती हैं। उसके अलावा फिर आप अपना पब्लिकेशन रिकॉर्ड, आपने अगर किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, वहाँ पे आपने अपना काम प्रेजेंट किया है, वो आपका एक डिफरेंट एक्सपोजर होता है, आप उसे हाईलाइट करते हैं। और अगर आप पीएचडी के बाद जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपने जॉब में क्या रोल्स निभाए हैं, तो आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विन की हैं तो आप उन्हें बताते हैं। और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में अप्लाई करने के 4 डिफरेंट रूट्स हैं, जिन पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक एक पर्सनल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप अपना केस कितना अच्छे तरह कर रहे हैं। और एट एंड ऑफ द पर्सनल स्टेटमेंट आप एक्सप्लेन करते हैं कि आप इनकी बेस पे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कैसे आप इन सारी चीज़ों जो आपकी एक्सपर्टीज़ है इन्हें यूज़ करते हुए आप कैसे बिल्ड करेंगे और यूके की इकोनॉमिक और साइंटिफिक ग्रोथ में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। और इस फाइनली फिर इस जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक रेफरेंस लेटर है, जो कि आपको किसी प्रोफेसर लेवल या एमिनेंट पर्सन जो बहुत ही अहम शख्सियत हैं उनसे आपने लेना है। तो वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच करना है। और अच्छी बात, काफ़ी आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर वो सारी बातें जो आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखी हैं, अगर रेफरेंस लेटर में वो प्रोफेसर या जो भी एमिनेंट पर्सन है वो आपकी उन सब बातों को इंडोर्स करता है, और वो आप इस चीज़ को कंफर्म करता है कि आप वाकई ही उसके साथ काम करते रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और वो भी काफ़ी डिटेल में आपको रेफरेंस लेटर लिख के देता है। तो इससे आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
ओके सो मतलब कुल मिलाकर नटशेल में इस चीज़ को समराइज करें तो मतलब आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस रिसर्च एक्सपीरियंस आपने अपनी डिग्री के टाइम जितना सब कुछ किया उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है और साथ ही साथ उनको रिलेट करना है कि आपकी जो एक्सपीरियंस की जो लर्निंग है कैसे दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन दिस अचीवमेंट ऑफ इन गेटिंग दिस स्कॉलरशिप जी जी और कैसे फर्दर आप वेलफेयर कर सकते हैं ये जी ऑलराइट आपने बीच में मेंशन किया था कि 4 रूट्स होते हैं ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में अप्लाई करने की वो 4 रूट्स क्या हैं वो एक्सप्लेन करेंगे जी। तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में 4 डिफरेंट रूट्स हैं। उनमें सबसे पहले आपका है कि आप कहीं एज ए एकेडमिक या रिसर्चर जॉब कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिनकी लिस्ट वेबसाइट government.uk वेबसाइट पे है और प्रोबेबली गौरव उसका आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, तो उस वेबसाइट से आप लिस्ट दे सकते हैं। अगर आप उस इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप उस वहाँ से अपना जॉब ऑफर लेटर और एचआर से आप लेटर वो लेके वो साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस आपको हायर कर रहा है उसके पैनल में जब आप जॉब इंटरव्यू में होते हैं तो एटलीस्ट 3 ऐसे बंदे होने चाहिए जिनका बैकग्राउंड एकेडमिक या रिसर्च से हो, ताकि वो आपकी इंटरव्यू में उन्होंने प्रॉपरली आपको जज किया हो आपको वो जॉब देने से पहले। ये एक पहला रूट है। उसके बाद सेकंड रूट ये है कि आपने यूकेआरआई की कोई फंडिंग विन की हुई हो। तो उसमें भी कौन कौन सी फंडिंग्स हैं वो भी लिंक्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। तीसरा रूट ये है कि आपको कोई अवार्ड मिला हुआ हो, तो उसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल अवार्ड्स है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपने वो अवार्ड विन किया हुआ है देन यू कैन इजीली गेट ग्लोबल। ये जो लिस्ट है काफी मतलब इसमें नोबेल प्राइज तक के भी नाम्स इंक्लूडेड होते हैं। जी जी। इसमें तो डिफरेंट बहुत डिफिकल्ट होता है मतलब इसको मैच करना या ये 3 डिफरेंट तरह के रूट्स हैं, लेकिन ये आपके लिए चीज़ें इजी कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास अगर फंडिंग विन नहीं आपने की हुई तो आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि हम जैसे ही पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम फ़ौरन से ग्लोबल टैलेंट वीज़ा ले लें, ताकि हमें आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ यूके में अवेलेबल हैं उन्हें एक्सप्लोर करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इतनी फ़ौरन पीएचडी के फ़ौरन बाद फंडिंग विन किए होना या अवार्ड कोई विन किए होना इट्स नॉट इजी। तो इसके लिए आप मोस्टली इन रूट्स पे नहीं जाते हैं। आप बेसिक जो रूट है कि आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं और इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको इंडोर्समेंट के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है जो कि रॉयल सोसाइटी एक जनरल रॉयल सोसाइटी है, और अगर आप साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं तो द रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो आपकी एप्लीकेशन वो लोग इंडोर्स करते हैं। अगेन वही 3 चीज़ें, सीवी, आपका रेफरेंस लेटर, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो इनकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन को जज करते हैं। और आपने जितना अच्छा अपने केस को प्रेजेंट किया होगा तो वो आपके लिए थोड़ा इजी कर देगा चीज़ों को। तो ये 4 डिफरेंट रूट्स हैं। मैं आपको समराइज कर देता हूँ। इफ यू आर वर्किंग एज अ एकेडमिक और रिसर्चर, secondly if you have one funding from which is endorsed by UKRI, okay. Third is if you have an eligible award, and fourth if you get an endorsement from the Royal Society of Science and Engineering and different। तो लेकिन इसमें थोड़ा जो डिफरेंट है वो ये है कि अगर आप आर्ट्स एंड कल्चर बैकग्राउंड से हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बैकग्राउंड से हैं तो उनकी अपनी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जो आपको इंडोर्स करती हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन आप कंप्लीटली वेबसाइट से ले सकते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। और एक चीज़ और बच्चे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मिल गया है तो उसके बाद मान लीजिए आप कोई दूसरी नौकरी करना चाहते हैं, तो कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एकेडमिशंस में या इंडस्ट्री में, तो क्या आपको प्रेफरेंस मिलता है या यू आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल? आई थिंक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जैसे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लेते हैं और आपकी प्रोफाइल में एज अ
आता है कि आप एक ग्लोबल टैलेंट हैं जो कि इंडोर्स्ड हैं रॉयल सोसाइटी की तरफ से, तो ये आपकी प्रोफाइल पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो ये कोई बेसिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप ग्लोबल टैलेंट होना ज़रूरी हो, लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रेस्टीज फॉर योर सेल्फ कि आप ग्लोबल टैलेंट हैं, और ये आपके केस को आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी में स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, सो आई थिंक दैट्स रियली वेरी इंसाइटफुल, और आपने जितने बेसिक डिटेल्स में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, कैसे बच्चे को इससे ले सकते हैं, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं। इस इंटरव्यू को समराइज़ करते टाइम अगर आप एक फाइनल एनेक्डोट बताना चाहें कि आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और आप जो फर्दर जो आगे स्टूडेंट्स, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो ग्लोबल टाइम वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना हो कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या क्या अप्लाई करें, तो आप क्या उस पर सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग बैचलर्स या मास्टर्स डिग्रीज कर रहे होते हैं तो हमें ख़ास तौर पे फाइनल ईयर में आते ही थोड़ा जॉब की थोड़ा फिक्र या टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था कि जब मैं बैचलर्स किया और मास्टर्स किया तो मैं जॉब्स के लिए भी देख रहा था, लेकिन मेरी एक विल थी कि मैं पीएचडी के लिए जाऊं और डेफिनेटली स्कॉलरशिप के लिए जाऊं, और मैंने उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल किया है। लेकिन मैं आपको जो की इसमें बात है वो ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका क्लियर एम क्या है, और क्या आप स्कॉलरशिप पे बाहर आना चाहते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए कंसिस्टेंटली कितना एफर्ट किया है। मैं अपने और अपने कोलीग्स के जनरली एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं, जो बहुत लकीली होते हैं, वो फर्स्ट ईयर में एक साल की एफर्ट के बाद स्कॉलरशिप ले लेते हैं। जो लोग लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी करते रहते हैं एफर्ट्स, तो वो फाइनली एट एंड ऑफ डे वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। बेशक आपका सीजीपीए थोड़ा कम ही क्यों ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी में आप कितना कंसिस्टेंटली एफर्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए, आप कितनी जगह अप्लाई कर रहे हैं और हर एप्लीकेशन से आप क्या चीज़ें लर्न कर रहे हैं। क्योंकि फेलियर्स हर किसी को होते हैं, आपको रिजेक्शंस आएंगी, लेकिन आपने उनसे क्या सीखा और उनसे कैसे आपने इम्प्रूव किया नेक्स्ट टाइम, ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। तो कभी भी अपने आइडियाज़ या अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमेशा कंसिस्टेंटली एफर्ट करना चाहिए, और कंसिस्टेंसी किसी भी काम में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली बहुत बहुत सही बात करी आपने। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस जो आज के टाइम पे चाहिए, अगर आप वाकई यूके में आगे पढ़ना चाह रहे हैं, अपनी मास्टर्स करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। और देखिए ओवरनाइट जर्नी नहीं है कि आप एक दिन अप्लाई करेंगे आपको नेक्स्ट डे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखती रहनी है और धीरे धीरे अप्लाई करना है। लगे रहिए। जो डाउट्स होता है उस डाउट्स के लिए हमारा चैनल स्टडी बडी आपके लिए हमेशा है। तो अगर आपको ये जो पूरा इंटरव्यू जो हमने डॉक्टर उमर के साथ किया इंसाइटफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे हम और वीडियोस लाते रहेंगे। डॉक्टर उमर, रियली थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Thanks to the channel and you as well. Thank you very much, और we'll be bringing more videos. Stay tuned. Thank you. Bye bye.